बच्चों अब सीखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये कर्व है, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है। ये कौन सा पॉइंट है? अल्फा कोमा एफ ऑफ अल्फा, ये बीटा मान लो, अल्फा कोमा बीटा। तो ऑब्वियसली नॉर्मल इस पॉइंट पे इसके परपेंडिकुलर होगी। द नॉर्मल लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। क्या? नॉर्मल लाइन इज ऑलवेज perpendicular to the tangent, perpendicular to the tangent at x equal to alpha. Normal line is always perpendicular to the tangent at x equal to alpha. अच्छा, नॉर्मल लाइन भी x equal to alpha पे ही बात हो रही है ये, ठीक है? या नॉर्मल लाइन at x equal to alpha is always perpendicular to the tangent at x equal to alpha, like this. ठीक है, इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ऑब्वियसली dy by dx से ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे y माइनस बीटा माइनस 1 अपॉन dy by dx और x माइनस अल्फा। ठीक है, माइनस 1 अपॉन dy by dx और x माइनस अल्फा। ठीक, if dy by dx is 0, then if dy by dx is 0, then equation will be like x equal to alpha. या लाइक को छोड़ो, चलो ऐसे लिख लो, इक्वेशन विल बी x इक्वल टू अल्फा। अगर ये जीरो हो गया तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पे कर दूं तो इसे भी जीरो बना देगा, सिर्फ इक्वेशन क्या बनेगी? x इक्वल टू अल्फा टाइप। ठीक है, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ जाएगी बच्चों? x इक्वल टू अल्फा इन दिस केस, जिसमें dy बाई dx क्या होगा? जीरो। ऑब्वियसली dy बाई dx मतलब जो टेंजेंट का स्लोप है वो जीरो है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? नॉट डिफाइंड। और वो किस टाइप की होगी? ऐसी होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट। ये हो गया सेकेंड की इफ dy by dx is not defined due to what? प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। कि ये जो dy by dx है वो प्लस इंफिनिटी की ओर जा रहा है या माइनस इंफिनिटी की ओर जा रहा है, then equation will be what? y minus beta type. Equation will be what? y minus beta type. और अगर नॉर्मल ऐसा कुछ पूछा गया है, वो मैं लिखवाता नहीं, ऐसे ही बता दूं कि अगर नॉर्मल ऐसा कुछ पूछा है कि भाई x इक्वल टू अल्फा पे नॉर्मल बताओ, तो सबसे पहले तो वो पॉइंट निकालो पूरा। x इक्वल टू अल्फा है ना, उसके कोरिस्पॉन्डिंग y निकालो। लेट्स से इट इज बीटा निकल के आया है। कैसे निकालते हैं? कर्व में पुट करके। तो कर्व में x को क्या पुट कर दोगे आप? अल्फा, तो y निकल के आ जाएगा बीटा। ठीक है, तो मैंने मान लिया मेरे पास पॉइंट आ गया है अल्फा कोमा बीटा। फिर इक्वेशन कैसे लिखते हैं? ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इसे लिख देता हूं y इक्वल टू बीटा। तो ये कौन सी लाइन आ जाएगी? y इक्वल टू बीटा। ऑब्वियसली इफ dy बाई dx इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो उसका मतलब ये लाइन ऐसी होगी। और ये अगर लाइन ऐसी है तो इसकी नॉर्मल क्या होगी? ऐसी, जिसका स्लोप क्या? जीरो। और इस टाइप की जो लाइंस होती हैं वो कैसे होती हैं? y माइनस समथिंग, वो सॉरी y इक्वल टू समथिंग टाइप, राइट? तो y इक्वल टू बीटा नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो बस ये बेसिक सी कुछ कॉन्सेप्ट थी। और मैं इसको ऐसे भी लिख के बता सकता हूं तुम्हें कि भाई ऐसे लिख लो y माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx अपॉन dy x माइनस अल्फा। क्योंकि जब जिस केस में dy बाई dx टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी है, उस केस में dx अपॉन dy कितना होता है? जीरो। यूज दिस। ठीक है, तो व्हेन ये कब यूज करोगे? व्हेन dy बाई dx इज टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। जब इन दोनों में से किसी की और टेंडिंग है dy बाई dx, तो वी शुड यूज दैट इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि ऐसा बोलना कि ये तो इनफाइनाइट हो गया और 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा?
0 तो x माइनस अल्फा, ये भी सही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि 1/इनफाइनाइट कुछ नहीं होता है, क्योंकि इनफाइनाइट तो नॉट डिफाइंड है, तो आप 1/नॉट डिफाइंड कैसे बोल सकते हो? ठीक है, तो वो बोलना सही नहीं है। तो ऐसे केस में इक्वेशन ये होती है, ये ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही मत लेना इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा चैप्टर आएगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पे यूजफुल है, तो ध्यान से रखना अपने दिमाग में कि अगर dy बाई डी एक्स क्या आ जाता है, dy बाई डी एक्स क्या आ जाता है, नॉट डिफाइंड, तो नॉर्मल की इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है। ऑलराइट, तो ये कुछ बेसिक्स है नॉर्मल की इक्वेशन के बारे में, ठीक है। नॉर्मल तो कुछ नहीं है, बस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट है, और कुछ नहीं है, ठीक है। टेंजेंट मैंने बता दिया तुम्हें है क्या एक्चुअल में, ओके। तो ये कुछ बेसिक्स थे, इन्हें जल्दी से आप उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब कुछ इसको मैं हटा देता हूँ, ओके। तो अब ये देखिए ध्यान से, अब मैं कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, इन चीज़ों का ध्यान रखना, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, लेकिन गलतियाँ होती हैं, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो जैसे कुछ नोट लिख देता हूँ, जैसे नोट 1 मैं बोल रहा हूँ कि इफ कोऑर्डिनेट of a point on the curve, if coordinates of a point on the curve is assumed, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है उन्हें एज्यूम किया जाता है, इज एज्यूम्ड, ठीक है, देन don't forget to substitute in the equation of curve। ये बात ध्यान रखेंगे आप, क्या कि भाई if coordinate of a point is assumed then do not forget to substitute in the equation of curve। मान लेते हैं जैसे कोई भी एक कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट, और मैंने कहा कि यार इसके ना एक वेरिएबल पॉइंट पे, क्या एक इसके वेरिएबल पॉइंट मान लो, या मैं कह दूं इसके किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट खींची जाती है जो कि किसी एक पॉइंट से पास होती है, कुछ भी ऐसी कंडीशन बता दूं, जैसे कि इसके एक पॉइंट पे टेंजेंट खींची जाती है जो कि 2,3 से पास होती है, किससे 2,3 से पास होती है, फिर उसके बारे में आपको पूछा गया है, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करोगे कि अच्छा इसकी एक टेंजेंट, तो मान लेते हैं एक पॉइंट अल्फा कोमा बीटा, मान लेते हैं एक पॉइंट अल्फा कोमा बीटा, देन जैसे ही आप माने, ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे ही आप मान लें ये पॉइंट की अल्फा कोमा बीटा, तो आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि इस पॉइंट को इसमें पुट कर दो, बीटा इक्वल टू अल्फा क्यूब। हम भूल जाते हैं एक्चुअली, हम बस अल्फा बीटा को लेके चलते रहते हैं, फिर लास्ट में जाके अटक जाते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि दो अननोन होते हैं, इक्वेशन एक ही मिलती है, आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हो, जबकि दूसरी इक्वेशन भी आपके पास है, क्लियर, क्योंकि ये पॉइंट आपने इस कर्व पे सेटिस्फाई एज्यूम किए हैं, तो ऑब्वियसली इसको सेटिस्फाई करा के आपको ये इक्वेशन साइड में रख लेनी चाहिए अपने पास, ये ध्यान रखें। कभी भी इस टाइप के कोऑर्डिनेट अगर किसी कर्व पे आप लेट करें तो उसे उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, और जो फाइनल इक्वेशन आएगी उसे अपने साथ रखें, ओके। तो क्या था, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज एज्यूम्ड देन डोंट फॉरगेट टू सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन ऑफ कर्व, और एज्यूम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, या तो ऐसा ध्यान रखना है, या आप पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ही एज्यूम करो, फिर आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। जैसे
इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, t कोमा टी क्यूब, समझ आ रहा होगा सबको। इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या है, t कोमा टी क्यूब। तो मैंने इस पे जो लेट करना था ना पॉइंट, वो मैंने लेट किया t कोमा टी क्यूब। तो अब इस स्टेप की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लेट करना ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन कई बार इक्वेशंस अजीब दी जाती हैं तो उनके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट को साथ में लेके चलना टफ होता है काम, इसलिए उस केस में बेटर होता है अल्फा कोमा बीटा लेट करना। तो वो डिपेंड करता है ना, वो हम क्वेश्चन के जरिए अपने आप तुम्हें फील हो जाएगा कि कब क्या करना चाहिए। ऐसे केस में तो बढ़िया है, लेकिन एक बहुत लंबी चौड़ी इक्वेशन दी है तो उसमें पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लेट करोगे तो वो सही नहीं है। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कुछ नहीं है, अल्फा कोमा एफ ऑफ अल्फा है, सही है ना। जैसे पैराबोला के केस में 80 स्क्वायर कोमा 280, एलिप्स के केस में क्या होता है, a cos थीटा b sin थीटा, ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ही तो हैं सारे। सर्कल के केस में r cos थीटा r sin थीटा, हाइपरबोला के केस में होता है a sec थीटा b tan थीटा। और ऐसे ही पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट की अभी लिस्ट मैं करवा दूंगा कि कैसे सोचा जाता है, पहले भी हमने डिस्कस की हुई है ये बात। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर कोई पॉइंट लेट करना है तो यू शुड थिंक अबाउट व्हाट, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट फर्स्ट। अगर आपको लगता है यार ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट जो बन रहा है ना ये अजीब है, थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, थोड़ा बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दें और अल्फा कोमा बीटा लेट करें। लेकिन तभी उस अल्फा कोमा बीटा को इक्वेशन में पुट कर दें और साइड में वो इक्वेशन रखें अपने पास, उस पर ध्यान रखें, फिर आगे सॉल्व करें, ठीक है। कुछ लोग इसमें मिस करते हैं, तभी इक्वेशन कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, ऑब्वियसली नहीं होंगी, और आंसर अटक जाता है लास्ट में। तो ये स्टेप भूलना नहीं है सबसे पहली बात, ठीक है। तो इसको लिख लेना, ओके, मैं इसको हटा देता हूं। तो देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये तो हो गया फर्स्ट अपना कुछ नोट है ना फर्स्ट, और ये सेकंड नोट क्या है कि इफ इट इज गिवन दैट, अगर ऐसा कुछ दिया जाता है, इफ इट इज गिवन दैट कि द टेंजेंट लाइन ऑफ कर्व y equal to fx, the tangent line of curve y equal to fx passes through a point a, let's say alpha comma beta, ठीक है, एक पॉइंट है a alpha comma beta, then it does not imply, ये चीज ये नहीं बताती कि टेंजेंट लाइन इज ड्रॉन एट दैट पॉइंट, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, इफ इट इज गिवन दैट द टेंजेंट लाइन ऑफ कर्व y इक्वल टू fx passes through a point a alpha comma beta, then it, इंपॉर्टेंट चीज है, इट डज नॉट, गलतियां करते हैं यहां पे, imply, it does not imply that the tangent is drawn at that point, ठीक है, the tangent is drawn at that point। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है, ऐसा बोला गया, ठीक है, कि भाई इस कर्व की ना एक टेंजेंट है जो कि 2,3 से पास होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2,3 पे ही है वो टेंजेंट। अब ऐसा भी हो सकता है ये जो पॉइंट दिया है ना वो कर्व पे है ही नहीं, और आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा के पता क्या कर रहे हो कि dy बाई डी एक्स निकाल लिया, फिर 2,3 है, अच्छा x को 2 पुट कर दो, उस पे स्लोप निकाल लो। अरे ये तो देख लो पॉइंट कर्व पे है या नहीं, कर्व पे तो है ही नहीं। उसने कहा कहीं कि टेंजेंट इज ड्रॉन एट दिस पॉइंट ऑन दिस कर्व, अगर ये लैंग्वेज हो तो बात अलग है। उसने कहा कि अ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व passes through this point, it does not imply that the tangent is drawn at that point which is given, clear, ये बात ध्यान रखेंगे बिल्कुल स्ट्रिक्टली, ओके। अब वो पॉइंट कर्व पे नहीं है तो ऑब्वियसली उस पे तो टेंजेंट ड्रॉ नहीं की गई होगी। अच्छा, अगर वो पॉइंट कर्व पे है, तुमने देख लिया सेटिस्फाई करा के वो कर्व पे है, तब भी ऐसा जरूरी नहीं है, तब भी ऐसा जरूरी नहीं है कि टेंजेंट उस पॉइंट पे
ड्रॉ की गई होगी, और हो भी सकता है, ठीक है। लेकिन इस लैंग्वेज का मतलब है कि वो उसने ऐसा कुछ आपको बताया नहीं है कि इस पॉइंट पे टेंजेंट है या नहीं। ऐसा हो सकता है वो कर्व पे लाई कर रहा हो पॉइंट, और वो टेंजेंट भी उससे पास हो रही हो, लेकिन वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ना हो। जैसे ये दोनों ही केस में ऐसे दिखा देता हूं कि मान लो ये कर्व है, ये टेंजेंट है किसी पॉइंट पे, और ए ऐसे है, तो इसको भी तो आप ऐसे ही बोलोगे कि द टेंजेंट ऑफ दिस कर्व passes through a point A। ऑलराइट, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा केस क्या है कि ऐसा भी हो सकता है, ये कर्व है, ठीक है, इसके इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की है मैंने, वो कहां से पास हो रही है, ए से। लेकिन क्या ये टेंजेंट इस कर्व के ए पे टेंजेंट है क्या? ए से पास तो हो रही है लेकिन ए पर टेंजेंट नहीं है, तो ये चीज पॉसिबल है, ध्यान से रखें। समझ गए मेरी बात? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर ऐसी लैंग्वेज दी जाती है तो कुछ भी हो सकता है सिनेरियो, आप ये मान के मत चलें कि वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट A is point of tangency। A is point of tangency, ऐसा जरूरी नहीं है कि A जो हो वो point of tangency हो और टेंजेंसी हो। A on the curve भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, और कर्व पे है भी तब भी ऐसा हो सकता है सिचुएशन। अच्छा, थर्ड केस क्या है? ये था A और इसी पे टेंजेंट है, तो टेंजेंट हो भी सकती है, समझ गए? कि ऐसा भी हो सकता है कि ए पे ही टेंजेंट हो, लेकिन ऐसा नेसेसरी नहीं है। या तो इस केस के लिए तो स्पेशली, फिर अगर उसे स्पेसिफिक केस करने हैं इस लैंग्वेज से तो 3 केस मेरे सामने आते हैं, लेकिन अगर उसे स्पेसिफिकली इस केस पे पहुंचाना है तो वो कहेगा कि अ टेंजेंट इज ड्रॉन एट अ पॉइंट, लेट्स से बी, ऐसा कुछ कहेगा, एट अ पॉइंट ऑन दिस कर्व, ठीक है, एंड इंटरसेक्ट या वो कहेगा एंड passes थ्रू अ पॉइंट ए विच इज नॉट अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। उसे मेंशन करना पड़ेगी ये बात, ठीक है। या वो ये कहेगा कि अ टेंजेंट इज ड्रॉन एट अ पॉइंट, अ टेंजेंट इज ड्रॉन एट अ पॉइंट बी विच passes थ्रू अ पॉइंट ए, ठीक है।